नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और भारत के भूगोल के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं दक्कन का पठार। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि पठारों में और क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं पठारों की तो भारत को पठार पढ़ने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक हमारा था मालवा का पठार, एक था पूर्व का पठार और एक था दक्कन का पठार। कैसे, आप एक बार उसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, देखिए यहां पे आपको क्या मिली थी, अरावली, और यहां पे आपको मिली थी विंध्य। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पे सतपुड़ा, सतमाला सारी पहाड़ियां मिलेंगी। लेकिन ये इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि यहीं पे आपका मालवा का पठार है, ये वाला हिस्सा। इसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये आपका हिस्सा पूर्व का पठार है और बाकी जो ये आपको मिलेगा ये आपका दक्कन का पठार है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमने पठारों को 3 हिस्सों में बांटा था, मालवा का पठार, पूर्व के पठार और दक्कन का पठार। इसको हम पढ़ चुके हैं, हम इसको भी पढ़ चुके हैं। अगर आप इनको देखना चाहते तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके एक बार उसको देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार। ठीक है, देखिए दक्कन को पठार को पढ़ने के लिए जरूरी यह है क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर बड़ा क्षेत्र है तो अपनी सुविधा के लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे कई हिस्सों में, ताकि हम जो है उसको सही तरीके से पढ़ पाएं। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हम देखेंगे इसको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, इसको हम अगर देखें तो इसको मुख्यतः 3 या 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे, अगर जो ये देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये वाला महाराष्ट्र के क्षेत्र को एक पठार मान लेते हैं तो इसका नाम पड़ेगा महाराष्ट्र का पठार। इसके बाद आप आइए नीचे, यहाँ पे जो ये कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिलेगा कर्नाटक का पठार या धारवाड़ का पठार। इसके बाद आप देखिए ये जो आपका है आंध्र प्रदेश का पठार, इसे बोलते हैं रॉयल सीमा का पठार। इसके बाद तेलंगाना का पठार आपको मिलेगा यहाँ पे। तो देख लीजिए इसके प्रकार कौन कौन से हैं। दक्कन का पठार, इसको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है महाराष्ट्र का पठार, ठीक है, ये वाला। इसके बाद आइए नेक्स्ट आपको मिलेगा कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। इसके बाद आपको मिलेगा आंध्रा और तेलंगाना। इसको आप एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम बात करें आंध्र का पठार तो इसको आप जो है 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, आंध्र से ही जो है तेलंगाना अलग हुआ था, इसलिए हमने पठारों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तो आप इसको कह सकते हैं तेलंगाना का पठार, ठीक है, और दूसरा जो आपका है वो है रॉयल सीमा का पठार, और इसी को बोलते हैं आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, तो आप नाम को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, इस नाम को बताने के पीछे कहानी ये है कि अगर कभी इस नाम से कोई पूछता है तो आप कंफ्यूज मत होइए कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के पठार को ही क्या बोलते हैं, रॉयल सीमा का पठार। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि दक्कन के पठार को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो देखिए, आज हम सारे जो है कवर नहीं कर सकते एक साथ इस वीडियो पे, क्योंकि इससे क्या होगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप भी बोर होंगे और मैं भी होऊंगा। तो इससे अच्छा क्या है, आज हम शुरू करेंगे, सिर्फ इसी को शुरू करेंगे और इसी को खत्म करेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कर्नाटक का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश का। ठीक है, 3 पठारों पे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अगर एक बात देखें, यहाँ पे मेघालय है, मेघालय में है शिलांग का पठार जो दक्कन का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसके साथ साथ आंध्र का प्रदेश का जो पठार है इसी के साथ साथ हम इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, महाराष्ट्र का पठार। तो चलिए अब देखते हैं महाराष्ट्र का पठार। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे बना, मतलब इसकी बनने की प्रक्रिया क्या क्या है। इसके बाद देखेंगे पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है, मतलब कितने प्रदेशों में है। इसके बाद किस प्रकार का लावा से बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे किस तरह की रॉक्स हैं, यहाँ मिट्टी कैसी है, पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं और नगर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पठार के अंदर हम जो है इतने पॉइंट को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि बना कैसे। देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि भारत
अफ्रीका से कैसे टूटा, यूरेशिया से कैसे टकराया, इस पूरी प्रक्रिया पे क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब ये यूरेशिया से टकराया था भारत तो क्या हुआ था। यहाँ पे आपको देखिए विंध्य और सतपुड़ा, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक भ्रंश पैदा हुआ था और यहाँ पे एक दरार पैदा हुई थी। तो ये जो भ्रंश था, जो ये दरार थी, या जिसे आप चाहे भ्रंश कहें या दरार कहें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ था, जैसे दरार पड़ी तो जो नीचे मैग्मा था वो जो है बाहर निकला और उसी से इस पठार का निर्माण हुआ। कैसे, देखिए एक भ्रंश मान लीजिए यहाँ पड़ता है और एक भ्रंश यहाँ पड़ता है। तो अगर कोई देखिए लावा जब निकलता है दो तरीके से निकलता है, ठीक है। कैसे, अगर मान लीजिए कोई पृथ्वी है उसमें कोई होल हो जाता है, छेद हो जाता है, तो लावा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा और ये जैसे बाहर आएगा वैसे जमता जाएगा और ऐसे ही जो है कि पहाड़ की तरह या पर्वत की तरह एक आकृति बना लेगा। लेकिन अगर सोचिए कि ये जो है ऐसे होल ना हो, यानी छेद ना हो और ये एक दरार हो पृथ्वी पे, ऐसे मान लीजिए एक दरार इधर हो जाए, एक दरार इधर हो जाए, ठीक है। तो कैसे होगा, लावा निकलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। चूंकि एक दरार है इसलिए क्या होगा, ये लंबे दूरी तक फैलेगा, ठीक है। तो यही घटना इसके साथ हुई है। यहाँ पे जो भ्रंश पड़ा विंध्य और सतपुड़ा के बीच में और यहाँ पश्चिमी घाट के साइड पे, इससे क्या हुआ, जो लावा निकला वो लावा पूरा इस क्षेत्र पे फैल गया। ये पूरा लावा आपका इस क्षेत्र पे फैल गया और इसी से क्या बना, दक्कन ट्रैप। महाराष्ट्र के पठार पे इसको दक्कन का ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरा लावा फैल गया, जब शुरू में फैला था तो इसका जो क्षेत्र था, अगर आप देख लीजिए कि देखिए ये तो बनने की प्रक्रिया होगी, ठीक है, कि कैसे बना वो आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या हुआ, दरारें हुई, दरार से लावा निकला और लावा जो फैल गया उससे क्या बन गया, पठार बन गया। इसके बाद अगर बात करते हैं विस्तार की, तो इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इसका विस्तार देखिए, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इधर आपको नीचे ये कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, ये पूरे राज्यों पे ये फैल गया। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो शुरू पे ये लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैल गया था। कितना फैला था, 10 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो ये पूरा जो है अपक्षय और अपर्दन के कारण ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब ये बचा है आधा, और अब कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये है जब इस पठार का निर्माण हुआ था, ये घटना तब की है, ठीक है। और ये है प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान में कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, पहले कितना था, 10 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गया इसका विस्तार। राज्य कौन कौन से थे पहले, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये वहां तक फैला था। लेकिन अगर हम आज के प्रदेश में देखें तो आज से सिर्फ महाराष्ट्र में है, थोड़ा बहुत कर्नाटक को टच करता है, थोड़ा बहुत जो है ये तेलंगाना को टच करता है, थोड़ा सा इधर आपका छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की तरफ जाता है। लेकिन इसका जो है सबसे बड़ा भाग कहाँ पे, महाराष्ट्र पे है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो अब बात करते हैं कि ये किस टाइप के लावा से इसका निर्माण हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया था कि लावा दो तरह होता है। एक, अगर किसी में 55% से ज़्यादा सिलिका हो तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय, और जिसमें 45% से कम सिलिका हो उसे क्या बोलते हैं, क्षारीय। अगर हम देखिए ये पृथ्वी मान लीजिए आते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे बोलते हैं सियाल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, सिलिका और एल्युमिनियम, और जो उसके नीचे का हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं, सीमा, और जो सबसे अंदर होता है इसे क्या बोलते हैं, निफे। ये मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं, बस आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बेसिक लावा है, यानी कि जो ये मिट्टी बनने वाली है, जो रॉक्स बनने वाली वो बेसाल्ट हैं, वो कैसे हैं वो आपको सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। तो अगर किसी में सिलिका, ये जो सिलिका है अगर ये ज़्यादा है तो कैसा होगा, वो अम्लीय। अगर किसी में कम हो तो कैसा होगा, बेसिक। तो यानी कि अगर हम जब बात करते हैं कि ये बेसिक लावा, इसका मतलब क्या है कि उसका उद्भेदन, यानी जो निकला वो इस एरिया से निकला है,
सीमा वाले एरिया से वो निकला है, ठीक है, इसलिए क्या है, वो बेसिक है। तो यहाँ पे किस तरह का लावा है, बेसिक। अगर बेसिक लावा से कोई पठार बनता है या कोई रॉक्स बनती है तो कैसी होंगी, वो होंगी बेसाल्ट। कैसी होंगी, बेसाल्ट। अच्छा, किस टाइप की रॉक्स होंगी ये, देखिए जब भी कोई रॉक्स मैग्मा यानी कि लावा से बनती हैं तो कैसी होती हैं, वो आग्नेय चट्टानें, इग्नियस, ठीक है। तो ये किस टाइप की रॉक्स हैं, ये आग्नेय चट्टानें हैं। अगर पूछे कि कौन सी हैं तो बेसाल्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिक लावा से ये बनी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये किस प्रकार के लावा से बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, चट्टानें कैसी हैं, उसका आपको आंसर इसी में मिल चुका है। क्या मिला है कि ये एक तो आग्नेय है, क्यों, क्योंकि लावा से बनी है। दूसरी बेसाल्ट है, क्यों, क्योंकि बेसिक लावा से बना हुआ है, ठीक है। या ये भी क्लियर हो चुका है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है मिट्टी, उसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए जब भी क्या होता है कि ये पूरा जैसे मैंने बताया कि ये कैसा है, बेसाल्ट रॉक्स है। अब बेसाल्ट रॉक्स का जब भी अपक्षय अपरदन होता है, यानी कि लाखों करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे कर घटती रहती है। जैसे मैंने बताया कि शुरू में कितना था, ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके इसका अपक्षय अपरदन होता रहा, मिट्टी से, वो हवा से, पानी से। तो क्या हुआ, ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर ही बचा। तो बाकी जो हिस्सा था वो कहाँ गया होगा, ठीक है, वो आसमान में तो जाएगा नहीं। तो क्या वो इसको कट कट के धूल की तरह कहीं जम गया होगा। तो उससे जो मिट्टी बनने वाली है, ठीक है, मतलब बेसाल्ट रॉक के टूटने से जो मिट्टी बनती है वो कौन सी बनती है, वो बनती है काली मिट्टी, ठीक है। कैसी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी। तो अगर हम बात करें मिट्टी की तो कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको काली मिट्टी। इसके बाद आता है नेक्स्ट पहाड़ियाँ, उसको एक बार आप देख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ये आपका है महाराष्ट्र का पठार। हम सब जानते हैं कि इसके पश्चिम में यहाँ पे आपको मिलेगा पश्चिमी घाट, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा पश्चिमी घाट। इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा सतपुड़ा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इस जगह पे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सतमाला, यहीं पे आपको मिलेगा हरिश्चंद्र रेंज। देखिए जो सतपुड़ा है वो इस पठार का हिस्सा नहीं मानते उसको, ठीक है। अगर कोई सवाल आता है तो हम क्या मानेंगे, जो ये वाला आपका सह्याद्री वाला जो हिस्सा है, सह्याद्री आपने जाना है ना पहले, कि सह्याद्री में कौन कौन सी पहाड़ी आती हैं, उसमें आता है आपका पश्चिमी घाट, उसमें आती है सतमाला, उसमें आता है आपका हरिश्चंद्र, उसमें आती है ये अजंता, उसमें आता है ग्वालीगढ़, और उसमें ही आता है आपको बालाघाट, ठीक है। ये पहाड़ियाँ आपको इसमें मिलेंगी। आप चाहें तो इसको यहाँ से हटा दें या तो इसको बॉर्डर की तरह जो है रहने दें, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर क्या है, सतपुड़ा है। तो ये आपकी पहाड़ियाँ हो गई, चाहे तो इसका नाम लिख लीजिए। ये आपका है पश्चिमी घाट, ठीक है, ये क्या है, पश्चिमी घाट है। ये आपका है ग्वालीगढ़। इसके बाद अगर बात करें इसकी, ये है अजंता। इसके बाद ये आपकी है सतमाला। यहां पे ये है बालाघाट, और ये है आपकी, यहां पे लिख लीजिए हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। ये आपकी हो गई। तो इस तरह से देखा हमने कि इसमें कौन कौन सी, इस पठार के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछता है कि इसमें से कौन सा पहाड़ी ऐसी है जिसका विस्तार महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। तो इसमें देख लीजिए आप ध्यान से इसको, वो पहाड़ी का नाम है अजंता। बाकी सारी पहाड़ियां क्या है, कुछ ये जैसा ग्वालीगढ़ है, ये आपकी जो है एमपी तक गई है, मध्य प्रदेश तक। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी सतमाला की तो ये चली गई है तेलंगाना तक, इसका विस्तार है। अगर हम बात करते हैं ये हरिश्चंद्र रेंज की तो ये आई है कर्नाटक तक, ठीक है। बालाघाट भी आपकी कर्नाटक और ये तेलंगाना तक गई हुई है। लेकिन अकेले जो अजंता है इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, महाराष्ट्र पे है। तो ये इसको आप जो है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं और कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी नदियां हैं। देखिए
आपको पता है कि यहाँ पे प्रमुख 3 नदियाँ हैं, ठीक है। एक आपको मिलेगी यहाँ पे कृष्णा, एक मिलेगी गोदावरी और एक मिलेगी आपको भीमा। भीमा किसकी सहायक नदी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी नदी आपको मिलेगी यहाँ पे क्या है, कलसुबाई, ठीक है, ये गांठ है, यहीं से आपको मिलेगा नासिक। और गोदावरी कहाँ से निकली हुई है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकली हुई है। तो अगर हम देखें तो ये कौन सी है, सतमाला और बालाघाट के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगी गोदावरी। अगर सवाल पूछता है आपसे कि कौन सी 2 पहाड़ियाँ के बीच में गोदावरी बहती है, तो कौन सी है, सतमाला और बालाघाट पे। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि भीमा नदी किस 2 पहाड़ियों के बीच में बहती है, तो बालाघाट और हरिश्चंद्र की रेंज के बीच में। ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी गोदावरी है, ये आपकी भीमा है। और यहाँ पे आपको महाबलेश्वर से निकलती है आपकी कृष्णा और वो बहती है यहाँ पे। तो महाबलेश्वर से निकलने के बाद ये कहाँ, हरिश्चंद्र और बालाघाट के बीच में है। इसके बाद देखिए हरिश्चंद्र और बालाघाट, सॉरी, ये हरिश्चंद्र और पश्चिमी घाट के बीच में कौन सी है, कृष्णा है। और अगर आप देखें ये, तो हरिश्चंद्र और बालाघाट के बीच में कौन सी है, ये भीमा है। इसको लिख लीजिए, ये आपकी भीमा है, ये आपकी कृष्णा है, ठीक है। और ये कौन सी है, ये गोदावरी है, ठीक है। तो इस तरह से ये नदियां हैं। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, कई बार पूछता है कि गोदावरी और भीमा, देखिए सारा आंसर आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे आता है कि कौन सी पहाड़ी गोदावरी और भीमा नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है, तो कौन सी है, बालाघाट, ठीक है। ये देखिए भीमा को और गोदावरी को दोनों को अलग करती है। तो इस तरह से जो है देखा जाए तो महाराष्ट्र में ये 3 प्रमुख नदियां हैं। देखिए बाकी कई आपको मिलेंगे, यहाँ पे वर्धा मिलेगी, वेन गंगा मिलेगी, पेन गंगा मिलेगी, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियां आपको यहाँ पे कई मिलेंगी, लेकिन अगर देखा जाए बेसिक नदी यानी प्रमुख नदियां तो आपको 3 ही मिलेंगी, एक तो कृष्णा, भीमा और गोदावरी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, हमने देख ली कौन सी पहाड़ियां हैं। अब हम देखते हैं इसमें नगर कौन कौन से। बिना इसको हटाए मैं आपको बता देता हूं। देखिए पश्चिमी घाट के साइड पे कई बार क्या क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र के पठार पे मतलब निम्नलिखित में कौन से नगर बसे हुए हैं। मान लीजिए सवाल आता है कि इसमें से मुंबई, ठाणे, नागपुर, नासिक, ये आपका सवाल आया और क्वेश्चन ये नगर का नाम दे दिया। अब पूछ लिया इनमें से कौन से महाराष्ट्र के पठार में स्थित हैं और कौन से नहीं हैं। तो कैसे जानेंगे आप, देखिए पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है, पश्चिम घाट का मैदान है, पढ़ा चुके हैं आपको। इसके जो है पश्चिमी घाट के पूर्व में क्या है, पठार है। तो जो उसके पश्चिम में है वो कहाँ होंगे, वो मैदान में होंगे, और जो उसके पूर्व में है वो कहाँ होंगे, पठार में होंगे। तो हमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि इन नगरों में से कौन से मैदान में है और कौन से पठार पे है। अगर हम बात करते हैं मुंबई की और ठाणे की, हम सब जानते हैं कि मुंबई का पश्चिमी घाट के पश्चिम में है, यानी कि समुद्र के किनारे है। यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे आपका ठाणे है। इसका मतलब क्या है, ना तो ये पठार पे है और ना ये पठार पे है। अगर हम बात करें नागपुर की, तो नागपुर आपको मिलेगा यहाँ पे। बात करें नासिक की, तो नासिक मिलेगा आपको इस जगह पे। यानी कि देखें नागपुर और नासिक ये कहाँ पे है, ये आपके पश्चिम महाराष्ट्र के पठार पे है। ऐसे ही कोल्हापुर, सोलापुर सब कहाँ पे हैं, चाहें तो लिख लें आप यहाँ कौन कौन से नगर हैं। इस पे आपका है नागपुर प्रमुख नगर, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देख लिया कि महाराष्ट्र के पठार पे कौन कौन से नगर हैं। तो देखिए ये वीडियो हम जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपसे लास्ट में एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।